हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर किस्टन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग सॉइल खत्म होने के बाद पढ़ रहे हैं वाटर। यानी आपको पता होना चाहिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल। मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको कि सॉइल का क्या प्रोफाइल्स होता है, कितने लेयर्स होते हैं, वेदरिंग क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है, और इन दोनों से मिलके सॉइल कैसे बनता है। और सॉइल फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल है। मैंने लाइट में भी बता दिया, लाइट के बारे में जितना चीज होना था, और डिटेल में टेम्परेचर भी पढ़ा दिया। और अब इस बारी है एक और नया एबायोटिक कंपोनेंट का, जो कि इंपॉर्टेंट है, पानी। बच्चों आपको पता होना चाहिए पानी 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 यानी वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग स्पीसीज के लिए वाटर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपका काम आपको करना चाहिए। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना यार। क्या करना है? रेड कलर का वहां जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको टैप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटर। बच्चों बोला कि आफ्टर टेम्परेचर वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीड में पढ़ दिया ना, चलिए स्लो पढ़ रहे हैं। आफ्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वाटर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर के बाद। टेम्परेचर के बाद इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का लाइफ में इन्फ्लुएंस, प्रभाव बहुत ज्यादा है वाटर का। यानी वाटर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का रहन सहन, जगह, प्लेस बदल सकता है। आप सोचिए ना यार, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। वाटर का यूज हम भी कर रहे हैं, वाटर का यूज मछली भी कर रहा है। क्या 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 मछली यहाँ रह सकता है? ना मुन्ना ना, मछली का वाटर में रह रह के एडप्टेशन हो चुका है। वाटर भी बहुत बड़ा फैक्टर है स्पीसीज का एडप्टेशन करवाने के लिए। यही वाटर था, वही टेम्परेचर था जो ऊंट को ऊंट बनाया है। अगर वहां वाटर का कमी ना होता, ना ही ऊंट अपने ऊपर इतना वाटर का एडप्टेशन करने का इतना ज़्यादा एडप्टेशन करता, और ना ही अलग अलग फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करता। तो बच्चों वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर के कम बेसी प्रभाव, कम बहुत ज़्यादा, वाटर के अकॉर्डिंग स्पीसीज अपना आपको अडॉप्ट करता है, खुद को चेंजेस करता है। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज के लिए। बोल रहा है द लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इस धरती में लाइफ का ओरिजिनेशन ही, यानी जीवन का अस्तित्व ही वाटर से स्टार्ट हुआ है। अगर 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 ऐसा माना जाता है प्रिमिटिव अर्थ में, यानी शुरू के धरती में, जिस टाइम हमारा धरती बना था, अगर उस टाइम वाटर अवेलेबल ना होता तो शायद इस धरती में भी आज वीरान होता। आज ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन, ऑर्गेनिज्म का शुरुआत, लिविंग का शुरुआत, जानदार चीज का शुरुआत इसी वाटर से हुआ है। यही माना जाता है। धरती में पानी हुआ इसीलिए संभव हुआ कि धरती में बैक्टीरिया बना, प्रोटोजोआ बना, प्रोकैरियोट्स बना, यूकैरियोट्स बना। यानी स्टार्टिंग में अगर पानी ना होता तो आज हम लोग भी नहीं होते। यानी पानी से ही लिविंग का ओरिजिनेशन है। फिर बोल रहा है फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि सर पानी में मछली रहती है, कोई बात नहीं सर, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या पानी से उन्हें प्रॉब्लम भी है? हाँ हाँ है। पानी का कंसंट्रेशन, पानी का कंपोजिशन, पानी किस चीजों से, किस किस चीज से पानी के अंदर मिक्सचर है, मिक्सिंग है, उन चीज पर भी प्रभाव आता है बच्चों। क्या अगर मैं एक रिवर का मछली को समंदर में छोड़ दूं, क्या वहां वो सरवाइव कर पाएगा? ना मुन्ना ना। रिवर वाटर अलग, मैराइन वाटर अलग होता है,
बच्चों ध्यान रहे, जो ओशियन का पानी रहता है वो खारा रहता है, ओशियन का खारा पानी, और नदी का यानी रिवर का फ्रेश वाटर, ये दोनों पानी सेम नहीं होता है। वहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पर सॉल्ट कम। बोलिए बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहा है उन्हें खारा पानी में रहने का आदत है, आदत ढल चुका है, आदत बन चुका है। ये सालों साल से, हजारों साल से नमकीन पानी में रह रहा है। अगर इसी मछली को उठा के किसी ने यहाँ गलती से भी छोड़ दिया, ये मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर वाटर में तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, ये नहीं रह सकता है। उसी तरह इसका ऑर्गेनिज्म उसमें छोड़ देंगे, नहीं रह पाएगा। सिर्फ पानी का होना ही बड़ी बात नहीं है, पानी का क्वालिटी भी देखना होगा। यानी जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, इसका क्वालिटी अलग है। जो ओशियन समंदर का पानी है, समुद्र का पानी है, उसका वाटर अलग है। वहाँ नमक ज़्यादा है, यहाँ नमक कम है। यानी वहां जो जीव रह रहे हैं वो अपने हिसाब से रह रहे हैं, ये अपने हिसाब से रह रहे हैं। दोनों को अलग अलग रखना ही ठीक है। अगर आप मिक्स करना चाहेंगे मर जाएगा। यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी में कितना इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। चलिए, इसी प्रकार यहाँ एक लाइन दिया है, क्वालिटी ऑफ वाटर को किससे नापे? केमिकल कंपोजिशन से नापिए। केमिकल कंपोजिशन मतलब उस पानी में कौन कौन सा केमिकल किस किस मात्रा में है। वहाँ वाटर में सॉल्ट कितना मात्रा में है, कैल्शियम कितना मात्रा में है, फॉस्फोरस कितना मात्रा में है, यहाँ पीएच क्या है पानी का, पानी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। यानी ये दोनों पैरामीटर से हम पानी का क्वालिटी जांच कर सकते हैं, ये किस क्वालिटी का पानी है। बच्चों वही बात, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन मैराइन या फिर सी वाटर। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी हम फ्रेश वाटर नदी को फ्रेश मानते हैं एज कंपेयर टू समंदर। सी के कंपेयर में हम उसको मानते हैं, ओशियन के कंपेयर में मानते हैं। तो बोल रहा है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, नहीं रह सकता है इन मैराइन वाटर, सी वाटर। उसी तरह का एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर दीजिए, ये वहां नहीं रह सकता तो वो यहां नहीं रह सकता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन, शुगर कंसंट्रेशन, सॉल्ट ग्रेडियंट, शुगर ग्रेडियंट का। चलिए बच्चों, इसी बिहाफ से हम लोग समझते हैं जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, जहां पर भी ध्यान रहे वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो H2O पुलिंग कैपेसिटी ऑफ सेल के अंदर पानी जल्दी जल्दी जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, यहां पर दो वाटर है बच्चों, ये एक पानी है, ये एक पानी है, यहां पर भी सेल है। तो देखिए बच्चों, यहां एक सेल के छोड़ा दिया, यहां छोड़ा दिया जाए। अगर मैं बोलूं यहां सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सॉल्ट कम है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिक यहां से पानी निकल जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिक पानी जाएगा इसके कंपेयर में। तो देखिए, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर पुलिंग और पुशिंग वाटर कैपेसिटी को दर्शाता है। देखिए, सॉल्ट कंसंट्रेशन किसी भी ज़्यादा होगा। अगर मानिए इस इलाका का सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका पानी में ज़्यादा सॉल्ट है, तो यहाँ से वाटर जो है निकल जाएगा बच्चों। तो अब देखिए, सॉल्ट कंसंट्रेशन को किससे नापते हैं, हम कैसे नापेंगे कौन सा पानी कैसा कितना खारा है? पीपीटी से नापते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड। इसका मतलब ओशियन का पानी में 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम अगर आप समंदर का पानी लेते हैं ओशियन का, तो 30 से 35 ग्राम नमक होगा। ये हम लोग बोलते हैं ये ओशियन का पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, जो पीपीटी में नापे, यानी पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड यानी 1000 हिस्सा में कितना हिस्सा पानी है, सॉरी सॉल्ट है। 1000 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो उसमें 35 से 30
1000 लीटर में 30 से 35 लीटर आपका निकलेगा सॉल्ट। अगर ग्राम में लेते हैं 1000 ग्राम तो 30 से 35 ग्राम सॉल्ट निकलेगा, ध्यान रहे। तो बच्चों लैंड का अगर मैं बात करूं, लैंड जमीन, फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं पानी, अगर हम उसका बात करें तो उसमें क्या होगा, उसको हम लोग फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, लैंड वाटर, मानिए रिवर भी इसमें ले लीजिए आप, इंक्लूड कीजिए, इसके कंपेयर में हम रिवर को फ्रेश मानते हैं। यहाँ जो सॉल्ट होता है वो 5 ग्राम से भी कम होगा 1 लीटर में। यानी अगर रिवर में अगर आप जाके 1 लीटर पानी उठाते हैं वहाँ से, तो वहाँ आपको, या फिर जो पानी आप पीते हैं नीचे से जो आता है लैंड वाटर, यहाँ जो आपका सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो 5 ग्राम से भी कम होता है, ध्यान रहे। हाइपर सैलाइन हम कब बोलेंगे कि ये चीज़ हाइपर सैलाइन है, ये वाटर हाइपर यानी हद से ज़्यादा नमकीन है, जब वहाँ 100 ग्राम से भी ज़्यादा सॉल्ट, यानी 1000 ग्राम में 100 ग्राम से भी ज़्यादा यानी 10% सॉल्ट निकल रहा है, तो जान लीजिए, पहचान लीजिए वो हाइपर सैलाइन है, जिसको हम लोग लगून्स बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान रहिए, मैं आपको जो भी चीज़ अभी बताया वाटर से रिलेटेड, ये वाटर ख़त्म हो रहा है और आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। हम लोग मिलते हैं इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट, यानी हम लोग टोपोग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर अर्थ आपको पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको ध्यान रखना है वाटर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर नहीं होता तो धरती में लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। वाटर होना ही बड़ी बात नहीं, वाटर का क्वालिटी होना बड़ी बात है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्वालिटी ऑफ वाटर निर्भर करता है, ना कि सिर्फ वाटर। ऐसा नहीं कि समंदर में जो पानी मछली रहता है उस घर में रख के आप रख दीजिए एक्वेरियम में, नहीं रहेगा वो, क्योंकि वहाँ उस वाटर में एडप्टेशन हो चुका है, जहाँ सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा था उसके हिसाब से उसका बॉडी अडप्ट कर चुका है, यहाँ पर ये नहीं रह पाएगा। यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ वाटर, ध्यान रहे। और कैसे नापते हैं? पीपीटी में पार्ट्स पर 1000, 1000 ग्राम में 30 से 35 ग्राम ओशियन में सॉल्ट होता है, और यहाँ इतना और यहाँ इतना। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए। तब तक के लिए फिर हम लोग इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट में मिलते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और एबायोटिक फैक्टर जिसका नाम है टोपोग्राफी। यानी हमने ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ में, ऑर्गेनिज्म का लाइफ में किस प्रकार टेम्परेचर इफेक्ट करता है, उसके लिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क और क्या क्या डिफरेंसेस आता है हमने देख लिया। हमने वाटर भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि सॉइल का कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, लाइट भी देख लिया। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बच्चों मैं आपको बताऊंगा, हम लोग छोटे से पढ़ रहे हैं कि अर्थ का शेप संतरा के जैसा है, कोई बोल रहा है अर्थ का शेप ओवल है, कोई बोल रहा है अर्थ एलिप्टिकल है, कोई बोल रहा है अर्थ स्फेरिकल है। बट एक्चुअली में आपको लग रहा है क्या एग्जैक्टली वैसा है हमारा अर्थ? यार अगर एक्चुअली में हमारा अर्थ अगर इस प्रकार का होता तो फिर पहाड़ वहाड़ सब कहाँ गया भाई? पहाड़ इसमें है, दिख रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली में हमारा अर्थ एग्जैक्टली ना ही स्फेरिकल है, ना ही ओवल है, ना ही इलिप्टिकल है। एक्चुअली हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर इसमें से कोई भी नहीं है। फिजिकली हमारा अर्थ ऐसा है ही नहीं। हाँ, मोटे मोटे तौर पे हम मान लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अर्थ का स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा ही नहीं। अर्थ मानिए इस तरह से जा रहा है, कहीं जाके पहाड़ हो गया, फिर मानिए ऐसा हो गया, फिर मानिए ऐसे हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। मतलब मानिए कि ये एग्जैक्टली एकदम स्मूथ तरीके से इस तरीके से नहीं हुआ है। ये अगर होगा तो समंदर कहाँ गया, पहाड़ कहाँ गया, इस प्रकार से हमारा अर्थ का शेप ऐसा है ही नहीं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी एक्चुअली में, रियली में, सही में, सच में जो अर्थ का आकार है उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। चलिए देखते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी affects distribution of organism by influencing the climatic factor। टोपोग्राफी के कारण भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी में इफेक्ट होता है। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा जीव जंतु का रहन सहन में एक प्रभाव देखने को मिलता है। किसके कारण? टोपोग्राफी के कारण। यानी अगर अर्थ एग्जैक्ट ऐसा रहेगा तो ऑर्गेनिज्म का एडप्टेशन कुछ और होगा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं है।
कहीं मानिए कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं हिल्स है, कहीं अंदर है, कहीं ज़्यादा है। तो उस चक्कर में अर्थ का क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ का टोपोग्राफी होना, अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण अर्थ में बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े हिल्स, रिवर्स, ओशियंस मिलने के कारण, गड्ढे मिलने के कारण क्या होता है कि उसमें लाइट में जो एक्चुअली में लाइट का प्रभाव है वो चेंज हो जाता है। विंड को भी प्रभाव करता है, यानी हवा का दिशा को, दशा को, चलते हुए हवा को भी प्रभाव करता है। रेनफॉल यानी जो बारिश है उस बारिश को भी उस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ प्रभाव कर देता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर लाइट, हवा और बारिश ये दोनों तीनों अगर तीनों चीजों को कोई प्रभाव कर रहा है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म यानी जीव को भी प्रभाव कर सकता है, क्योंकि इन तीनों चीज से किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत अच्छा खासा रिलेशन रहता है। यानी टोपोग्राफी के कारण वो कौन चीज इन्फ्लुएंस हो रहा है और इन चीजों के कारण ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों के कारण इफेक्ट हो रहा है, यानी इनको प्रभाव कर रहा हूं, टोपोग्राफी प्रभाव कर रहा है, इनको उंगली कर रहा हूं, ये इनको, और ये उंगली कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। चलिए, बायो जियो केमिकल साइकिल, ये भी मानिए तो ये भी एक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर। इस पर भी ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा निर्भरता है, यानी ये भी ऑर्गेनिज्म को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। बायो मतलब होता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, बायोटिक फैक्टर, लिविंग फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, लिविंग फैक्टर। जियो मतलब होता है सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर। ये होता है जियो यानी रिलेटेड टू अर्थ सरफेस, जो अर्थ से रिलेटेड, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, एयर, वाटर, ये हो गया आपका जियो। केमिकल हो गया आपका न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और गैसेस, ये आपका केमिकल हो गया। और साइकिल हो गया पाथ। नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में डिटेल में। जैसे कि कार्बन साइकिल में आपको पढ़ाऊंगा। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल मतलब जो कार्बन है वो हम लोग उसको छोड़ते हैं, मानिए ह्यूमन है, इसका नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहा है, फिर ये प्लांट इसको लेने के बाद मानिए जब ये प्लांट डेड हो जाएगा, फिर ये प्लांट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, समझ रहे हैं, जिन ये जो लिया था CO2 को अपने अंदर, फिर दूसरा प्लांट इसको लेगा। तो ये हम लोग कुछ प्रकार से एक साइकिल पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन कहाँ रहता है। उसी प्रकार लगभग नाइट्रोजन साइकिल भी होता है, फास्फोरस साइकिल भी होता है, सल्फर का भी साइकिल होता है। तो जो यानी कार्बन, आप सोचिए कार्बन जो है ये भी ऑर्गेनिज्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स में बहुत हद तक प्रभाव डालता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट का फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा लेना देना है। उसी प्रकार कुछ ऑर्गेनिज्म में फास्फोरस, उसी प्रकार किसी में नाइट्रोजन, एनिमल्स में। तो इन गैसेस का कैसे क्या रिलेशन है, ये कैसे रोटेट होते हैं, कैसे कैसे ये साइकिल में चलते हैं, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को यही स्टॉप कर दिया जाता है। बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।